दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं अवधेश मिश्र, चित्रकार एवं संपादक कला दीर्घा इंटरनेशनल आर्ट जर्नल, और आप हैं श्री कनु पटेल जी, जो एक लंबे समय से चित्रकला की दुनिया में, रंग कर्म की दुनिया में और बहुत सारी आनुषंगिक कलाओं में भी लगातार सक्रिय हैं, प्रकारांतर से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके अवदान को वैसे तो पूरा देश जानता है, दुनिया भर में भी ट्रैवल करते हैं, बहुत तरह से गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, फिर भी हमारी नई पीढ़ी को इनके बारे में, इनकी उन संवेदनाओं के बारे में जिनसे अनुप्राणित होते हुए ये अपने चित्रकर्म को करते हैं, वो जानना ज़रूरी है। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि खुद में तो खुश मिजाज हैं ही, इनके चित्र भी हमेशा उत्सव धर्मिता से भरे रहते हैं, उत्सव में रहते हैं और लोगों को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी बातचीत करें ताकि हमारे दर्शकों को भी आपके कलाकर्म और आपके कला विचारों, सौंदर्य बोध आदि से एक परिचय हो सके। हम इन्हीं से पूछते हैं कि अपने बारे में और अपना कलाकर्म के बारे में बताएं। श्री कनु पटेल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसे आप कला की दुनिया में आए और कैसे आज खुशियाँ बांट रहे हैं कला के माध्यम से? जी अवधेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने इस इतनी बड़ी भूमिका के साथ मुझे यहाँ पे रखा। दरअसल बात वहाँ से शुरू होती है कि गुजरात में विसनगर करके एक जगह है जो कला और संस्कृति का धाम माना जाता है। अच्छा। वहाँ जैसे कि आपने देखा है कि ताना रेरी जो वहाँ के पास की थी, जिसने दीपक राग की दाह तानसेन की बुझाई थी, मेघ मल्हार गा के। तो उस समय से ये वो एरिया जो आनर्त प्रदेश के नाम से पुराने ज़माने में जाना जाता था, और वहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी रही। तो वहाँ के एक कस्बे विसनगर में मेरा जन्म हुआ और घर परिवार मेरा किसान का था, तो खेती से भी लगाव था। दादाजी का थोड़ा छोटा मोटा व्यापार था। ये संयोग है कि मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, खेती बाड़ी करके और सारी गतिविधियों में संलग्न रहते हुए। तो क्या एक वातावरण बचपन से ही ऐसा मिला, और जब मैं खेतों में जाता था तो माँ मुझे वहाँ पास में ही तालाब की चिकनी मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाती थी। क्या बात। तो वहाँ पे गणपति और वैसे कृष्ण के और बैल और भैंसों के शिल्प बनाए। तो वो बचपन से ये संस्करण हुआ हमारा, और धीरे 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 चित्रकला में मेरी रुचि इस तरह से बढ़ती गई कि वहाँ हमारे घर के पास ही एक संगीत शाला थी जिसे स्वर वंदना ग्रुप के नाम से जाना जाता था। अच्छा। तो वहाँ लोग गाने के लिए आते थे, वहाँ लोग नाटक करने के लिए आते थे। पिताजी भी भवाई के आर्टिस्ट थे, भवाई के कलाकारों का जुरमुट भी वहाँ लगा रहता था। और वहीं पे मैं पेंटिंग करता था। शुरू से ही मुझे चित्रकला में रुचि थी। तो जो मेरे चाचा साकलचंद पटेल थे, उन्होंने भी ऑयल कलर में उस वक्त बहुत साल पहले किए हुए काम वहाँ दीवारों पे टंगे हुए थे उनके। तो उससे भी प्रेरित होकर और ज़्यादा रुचि बढ़ी। और जब मैं 8वीं कक्षा में आया तब तक तो कैनवास पर ऑयल कलर से काम करने लग गया था ठीक ठाक। तो फिर मेरे जो चित्रकला के शिक्षक थे मेरे स्कूल में 8वीं 9वीं और 10वीं तक, वो अमृत भाई पटेल थे। वो गुजरात के ख्यात चित्रकार रसिकलाल परीख के शिष्य थे। और वहाँ वो सीएन कला महाविद्यालय से वो आर्ट मास्टर करके वो बने थे। तो जब मैं 8वीं में आया तो पूरी तरह से उन्होंने उस समकालीनता को मेरे अंदर डालना शुरू किया। स्वयं में बड़े अच्छे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हैं। हाँ,
तो वो संस्कारिता डालनी शुरू की, और वो फिगरेटिव का जो माध्यम था वो उन्होंने उस वक्त मुझे वो फिगर सिखाते थे, लेकिन खुद जिस लिए जाने जाते हैं वो बड़ी, बड़ी सेंसिटिव टोन्स, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं। और फिर जाके ये 10वीं कक्षा पार करके उस वक्त तो ऐसा डिग्री का या वैसा माहौल था नहीं, और जल्दी से क्या था कि 10वीं के बाद मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता था, कला में 10 जाना चाहता था। तो वहाँ पे आर्ट टीचर डिप्लोमा एक खुला था नया महसाना में, तो महसाना हमारे से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात उनसे हुई, हरिभाई पटेल करके नए टीचर आए थे। अच्छा। तो वो वल्लभ विद्यानगर पढ़ के आए थे। तो मैं जब पहले साल फाउंडेशन में काम कर रहा था तो उन्होंने मेरा काम देखा, क्योंकि मैं पहले से ही इस सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि इस लड़के में बहुत रुचि है इसकी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें वल्लभ विद्यानगर जाकर पेंटिंग का डिप्लोमा 5 साल का करना चाहिए। तो फिर वो आज सांसद है हमारे, वो मेरे जो टीचर हरिभाई है वो आज एमपी है। तो उनकी प्रेरणा से मैं वल्लभ विद्यानगर गया। तो वल्लभ विद्यानगर की जो यात्रा थी बड़ी रोचक रही। तो ये जो 2 साल का वो था, उसके बाद अमृत भाई वहाँ पे वल्लभ विद्यानगर में भी थे। अच्छा। हाँ। यहाँ छोड़कर वहाँ चले गए। तो वो वल्लभ विद्यानगर में शुरू में रहे। हाँ। फिर मैं जब पहुँचा तब नरेंद्र अमीन प्रिंसिपल बन के आए। तो वो वहाँ का वातावरण कला का जो है एकदम से खुल गया था। जैसे भूपेन खक्खर और जयराम पटेल, बस वहाँ सारे अतिथि के रूप में के.जी. सुब्रमण्यम सारे आते रहते थे। तो सारे मास्टर्स थे अपने टाइम के हेब्बर भी हमारे एनुअल डे में गेस्ट के तौर पर आए थे, आते रहते थे। तो ये वातावरण एक मिला मुझे। पहले 2-3 साल में वहाँ मैं सेट हो गया फाइन आर्ट्स में, और एकदम से एक दिन एक नई दिशा खुल गई मेरे लिए, और वो थी थिएटर की। एक बार क्या है कि एक हॉस्टल का लड़का कमरे में आया, बोला कि हम लोग नाटक करते हैं। मेरे नाटक में रुचि तो पहले से ही रही थी जी। मैं विसनगर में था तब भी थिएटर करता था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा वातावरण या पता नहीं था मुझे। तो ये लड़का के बोला कि हम लोग थिएटर करते हैं, और रिहर्सल रहती है वहाँ स्टूडेंट हॉल करके एक जगह है वहाँ पे। मैंने कहा मुझे ले चलो यार, मुझे बहुत रुचि है। तो मैं गया, तो वहाँ आगरा से डॉक्टर नवनीत चौहान, अच्छा, जो हिंदी विभाग में रिसर्च एसोसिएट के रूप में आए थे, और उन्होंने, और किरण भोकरी एनएसपी से थे उसी विभाग में, और शिव कुमार मिश्र जी उस विभाग अध्यक्ष थे। तो ये विभाग हिंदी विभाग से इसलिए मेरा जुड़ना हुआ केवल नाटक की वजह से, और लगातार 10, 15, 20 सालों तक उस विभाग के साथ जुड़कर हमने थिएटर का काम किया। और जैसे ही वहाँ पे एक योजना, ये भी रेपर्टरी की योजना भी वहाँ विभाग को मिली थी, और ख़ास करके अहिंदी प्रदेश में हिंदी भाषा के फैलाव के लिए हम लोग थिएटर करते थे। उसमें स्ट्रीट प्ले भी करते थे और बड़े बड़े नाटक। मेरा पहला नाटक अंधेर नगरी था वहाँ का हिंदी का। तो वो इसलिए था क्योंकि भारतेंदु पर एक सेमिनार हो रहा था, तो सेमिनार 2-3 दिन का रहता था, तो 2-1 नाटक हम शाम को उसी विषय को लेकर कर लेते थे। फिर जैसे मिश्रा जी ने एक सेमिनार का आयोजन किया जो जयशंकर प्रसाद के ऊपर था, और हमें कहा, नवनीत जी को कहा कि आप लोग प्रसाद जी का कोई नाटक खेलें जी। तो उस वक्त ध्रुव स्वामी ने हमने खेला, और फिर लगातार हमारी टीम गठन होती गई, और अच्छी तरीके से रेप्यूटेड टीम पूरे गुजरात में हम कंपटीशन करने के लिए बड़ौदा के परफॉर्मिंग विभाग से भी टकराते थे। क्या बात है। और कई बार मैं उत्तम अभिनेता के पारितोषिक जीत कर आया, श्रेष्ठ अभिनेता के पारितोषिक कई बार मिले मुझे वहाँ। तो इसी तरह से ये जैसे ही 85 से मैं 84 में गया, 85 के एंड में यानी 86 से मेरा ये थिएटर का भी वहाँ जुड़ा हुआ। क्या उम्र रही होगी? अब देखो मैं 66 में जन्मा था। 66। हाँ, तो
20 साल से भी कम उम्र। घर वाले अलाउ करते थे ये हाँ, सब करने? वो संस्करण थे कि करो, सब कुछ करो, क्या बात है। जितना सीखना मिले। आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, वो विचार हमारे घर में पहले से ही था। जी। मेरे 2 बड़े भाई, हम 5 भाई हैं, मेरे 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। तो 2 बड़े भाई भी साइंस के विद्यार्थी रहे, लेकिन उनकी ड्राइंग अच्छी थी। हाँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा तो फिर उन्होंने अपनी चित्रकारी छोड़ दी और मुझे ही करने दिया। तो इस तरीके से ये रास्ता वल्लभ विद्यानगर पहुंचा और मेरा 88 में डिप्लोमा समाप्त हुआ। उस तरह दोनों तरीके से मैं एस्टेब्लिश, वैसे उस तरीके से पैरेलली नाटक और चित्रकला, हाँ, दोनों कहीं जाना नहीं था, वहीं पे था। वहीं पे था। सुबह कॉलेज जाते थे फाइन आर्ट्स के और थिएटर में जाते थे। इसीलिए क्या हुआ कि जो मैं चित्र में नहीं कर पा रहा था वो थिएटर में करता था, और थिएटर में जो नहीं कर पा रहा था वो चित्र में डालता था। एक अंतर संबंध बना रहा, एक अंतर संबंध दोनों चीजों का। और उससे क्या हुआ कि साहित्य के प्रति, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ विद्वान आते थे, उनको सुनते थे देश भर के, तो एक रुचि और भी बड़ी कि कला क्या है, कला की वैचारिकी क्या है, वो पक्ष धीरे धीरे खुलने लगा, जो सामान्यतः इन डिप्लोमा के विभागों में खुलता है। यही मुझे कहना था कि आमतौर पे कलाकारों में देखा जाता है कि वैचारिकी से थोड़ा वो दूर रह जाते हैं या फिर उदासीन रह जाते हैं, जो उनकी रचना कर्म पर भी असर डालता है। तो शुरू में तो यही रहा मुझे। मैं मतलब मुझे खुराक नहीं मिलती थी जो मुझे चाहिए थी। तो ये थिएटर ने और हिंदी विभाग ने, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, तो यूनिवर्सिटी के पूरे अनुशासन भी मेरी समझ में आने लगे। और हमारे एक वाइस चांसलर थे, तो वो तो मुझे हिंदी विभाग का ही सदस्य समझते थे। तो आपका इन्वॉल्वमेंट था ना तो और इतनी रुचि से ही हमने थिएटर किया वहाँ पे, और काफ़ी हमारा विभाग, हिंदी विभाग भी पूरे देश में उसका नाम भी इस गतिविधि से लिया जाने लगा। तो इस तरीके से ये थिएटर की चीज़ें होने लगी। मेरा पहला वन मैन शो भी, जैसे अमूल की एक शाखा है, वर्गीस कुरियन जी ने बनाई थी, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो उसके बोहो क्लब में मेरा पहला वन मैन शो पेंटिंग्स का हुआ। तो वहीं से भी धीरे धीरे शो की दिशा, ग्रुप शो तो करते रहते थे हम अध्यापक जो थे। और फिर 93 से 2 चीज़ें एक साथ शुरू हुई। 93 में एक यूनिट वल्लभ विद्यानगर में धारावाहिक की शूटिंग के लिए आया था। वो हिंदी दूरदर्शन के लिए एक धारावाहिक बना रहा था, निर्माण करके वो धारावाहिक था। तो बम्बई से पूरा यूनिट आया था, रवि शर्मा उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें भी मैंने आर्ट डायरेक्शन का काम किया। और उसी दौरान, मतलब 2-4 महीने के गैप में, श्याम बेनेगल भी वहाँ पे आए जी। श्याम बेनेगल जी की संक्रांति नाम की एक सीरियल थी, उन्होंने 2 एपिसोड पर्टिकुलर आनंद पर डिजाइन किए थे। अच्छा। वो संक्रांति, वो तो बड़ा लर्नेड व्यक्ति हैं और रिसर्चर हैं वो, मतलब आम नाटककार नहीं है। तो एक श्याम बेनेगल जी जब आए थे तो उन्होंने एक एपिसोड शूट किया था लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। वो जैसे अमूल का कोऑपरेशन मूवमेंट देखने के लिए आए थे, तो वहाँ एक किसान के घर एक रात रुके थे शास्त्री जी। अच्छा। तो वो पूरा कहानी को लेके एक एपिसोड ये बनाया। और दूसरा, राम जन्मभूमि को लेकर छोटे छोटे गांवों में क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी, तो वो जैसे स्वाध्याय परिवार की एक एक्टिविटी चलती है, अमृतालयम गांव-गांव में बने हैं, तो उसी को सब्जेक्ट बनाकर गांव की एक कहानी बनाई थी। तो उन दोनों एपिसोड में मुझे अभिनय करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, और उन दोनों एपिसोड का कला निर्देशन भी मैंने किया था। आपने एक्टिंग भी किया था किसी सीरियल में? हाँ, मैंने बहुत सारे सीरियल में एक्टिंग की। तो वही 93 का, जैसे निर्माण में भी कला निर्देशन कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। और 93 एकदम ब्लास्ट तब हुआ कि 93 एंड में रामानंद सागर वहाँ उमरगाम से शिफ्ट होकर बड़ौदा है, कृष्णा उन्होंने शुरू किया। तो वो कृष्णा की वो 93 में ही महाभारत के दौर की स्क्रीन टेस्ट थी। तो
मैं यूनिट को जानता था तो रामायण के समय से। रामायण के समय जब मेरी 88 में पढ़ाई खत्म हुई तो आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट में मैं गया था और हफ्ते 10 दिन वहाँ पे काम भी किया था जी। आर्ट डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से लगाव था। तो आर्ट डिपार्टमेंट में मेरे क्लासमेट भी था मुकेश कलोला करके। अच्छा। तो वो भी बड़ौदा ये पूरी यूनिट आ गई। तो हम लोग एक दिन मुकेश को मिलने ही गए थे। वैसे ही एक दूसरी गुजराती फिल्म की मुहूर्त थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों मुकेश को भी मिल लेते हैं यहाँ पे। अभी रामानंद सागर जी की कृष्णा का चल रहा है। तो मुकेश ने फिर मोती सागर और आनंद सागर और रामानंद सागर से इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया। और तभी उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ, अभी हफ्ते स्क्रीन टेस्ट है, बिल्कुल, तो आप भी अपना टैलेंट दिखाओ। क्या करते आर्ट डायरेक्शन था ही, आर्ट डायरेक्शन तो था ही, उसे जानते थे। लेकिन अभिनय के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। तो स्क्रीन टेस्ट के दिन गए तो मुझे गेटअप वेटअप दे के द्रोणाचार्य की भूमिका के लिए उन्होंने चुना। तो इस तरीके से ये 93 वाला जो ईयर था। और तीसरी घटना भी लगे हाथों उसी दौरान बनी। वो ये बनी कि मेरी जो कॉलेज थी उसमें मैं टेम्पररी अध्यापक के रूप में भी काम करने लगा। तो और सारी घटनाओं के साथ एक और भी आयाम जुड़ा कि वहाँ पे अभी 1989 में इसरो का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा। वहाँ उन्होंने पीज करके हमारे आनंद के पास ही एक स्टेशन खोला था। और उसमें दूरदर्शन पे कैसे मनोरंजन के कार्यक्रम किए जाएंगे और उसके सैंपल्स वहाँ पे बनते थे। तो उसके लिए डेकू करके उन्होंने एक ब्रांच इसरो ने खोल के रखी थी। अच्छा। तो वो गांव-गांव में मतलब जागरण के कार्य और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर जो थे वो आते रहते थे। और हमारी टीम उनके साथ लगकर वो डेवलपमेंट के काम के एपिसोड्स जो बनते थे उसमें भी हम लोगों ने भूमिका निभाई थी। तो वहाँ इंदु पुवार जैसे डायरेक्टर थे या भरत दवे जो NSD से आए थे वो। तो वहाँ इसरो की जो ये प्रपोजल हुई थी उसमें मैं एक कैटेगरी का एक्टर सिलेक्ट हुआ था। क्या बात। तो ये काम वहाँ पे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, जैसे किसान कृषि दर्शन के लिए और नागरिक जागरण के लिए, तो सिविक सेंस के लिए हमने बूंडालाल आख्यान करके एक पूरी श्रेणी बनाई थी। उसमें मैं सूत्रधार का रोल कर रहा था। तो ये सारी एक्टिविटीज चलती रही। तो ये दृश्य कलाओं को बाधित नहीं कर रही थी आपकी? नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं तो वहाँ अकेला रहता था और मेरा स्टूडियो चित्रकला से खचित रहता था। और उस वक्त कमीशन के काम भी मिलने लगे थे। तो वो लगातार उसी वक्त, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंदु पुवार ने मेरे ऊपर एक एपिसोड बनाया था। तो उस हद तक तो मैं चित्रकार के तौर पर ही मेरे ऊपर एक एपिसोड बनाया था उन्होंने। क्योंकि वहाँ युवाओं को जागृति लाने के लिए ही एक एपिसोड आवती काल, अच्छा, यानी आने वाला कल इन यूथ का कैसा होगा, उसी को लेके, जैसे एक लड़का डांसर था, दो बहनें गायिकाएं थीं और मैं चित्रकार था। तो मेरे चित्रकार के तौर पर आगे मैं क्या सोचता हूँ उस वक्त, क्या करूँगा और क्या कर रहा हूँ, उसी को शूट करके एक आने वाले कल यानी आवती काल नाम का एक एपिसोड उसी वक्त बना था। तो इससे लोग प्रेरित भी होते थे, यूथ, कि भाई ये स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन रास्ता खुलेगा, आप लगे रहोगे। तो किन किन पेंटर से आप प्रभावित हो रहे थे उन दिनों, जो बड़ौदा और आनंद में आना जाना रहा हो? तो ऐसे कौन कौन से लोग थे? सबसे पहले तो मैं जो प्रभावित रहा वो पेंटर से ज़्यादा मैं रहा शैली का प्रभावित रहा। अच्छा। और नरेटिव्स जो उस वक्त नया उभर के आया था और बहुत चर्चा थे उसके। बड़ौदा तो उसी पर उसी पर ही चल रहा था। तो नरेटिव आर्ट में मेरी रुचि रही, क्योंकि आख्यान प्रक्रिया जो है वो थिएटर की वजह से मेरे में थी ही, स्वयं ही आ गई थी। और यहाँ पे मेरा पहले से ही फिगरेटिव और उन चीज़ों में रुझान ज़्यादा था। तो वो कहानी किस तरीके से कंपोज होती है कैनवास पे, तो वो जैसे थिएटर के मंच पर, हाँ, जैसे थिएटर के मंच पर एक कहानी डेवलप होती है, वैसे ही पेंटिंग में उस वक्त जैसे और जैसे लाइट्स डाल के आप उधर फोकस कर रहे होते हैं, वो इधर फोकस करना। इसीलिए जो रिबन्स बनाते हैं आप,
मैंने गजब की लाइट शेड, ये ऐसा लगता है कि वो बाहर से आपने लगा दिया है। वो दरअसल क्या हुआ कि ये जब मैं अलग अलग श्रेणियों में काम करने लगा तो उस वक्त मेरी जो श्रेणी थी ये नरेटिव्स पेंटिंग्स पर थी, वो उसमें मैंने ब्लोसम मूवमेंट नाम की एक सीरीज की थी कि फूलों की रचनाओं के साथ एक नारीत्व क्या होता है, वो कोमलता क्या है। तो उसको लेके एक सीरीज वो उस 93-94 के दौर में की थी। फिर एक सीरीज मैंने की थी 7 कलर्स ऑफ माई सी, जिसमें 50 पेंटिंग मैंने बनाई थी, वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की थी। अच्छा। और फिर एक दौर ऐसा आया कि 97 में जो मेरा एक बड़ा शो हुआ, वो पेंटिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ पर आधारित थी। तो उस वक्त इसरो का प्रोजेक्ट भोपाल दूरदर्शन के लिए झाबुआ में हम लोग शूट करते थे, आदिवासी समस्याओं के बारे में। दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी यहाँ पे। तो वहाँ पे जो अवकाश था तो मैं हमेशा स्केच बुक अपने साथ रखता था। तो वहाँ का जो लैंडस्केप था झाबुआ के आसपास के गाँवों का, तो उसके मैंने बहुत सारे वृक्षों के चित्र बनाए थे। तो जैसे वो वहाँ फूलों के साथ एक नारी का कंसेप्ट मेरे मन में था, तो जब मैं यहाँ पे झाबुआ के स्केच मैंने जब स्टूडियो में जाकर देखे अपने, तो वृक्ष कई तरह के बने थे। 300 से ज़्यादा स्केच थे वृक्ष के, क्योंकि लगातार 2 साल का काम किया वहाँ पे। और वहाँ अवकाश में बैठे बैठे क्या करना था, जब तक सीन नहीं आता है तब तक, और झोपड़ी और दूर दूर छोटे छोटे गांवों में शूट होती तो थी। प्रकृति का वैविध्य है, प्रकृति का वैविध्य उसमें स्वयं ही आता गया अपने, स्वयं ही आता गया। और तब मैंने सोची कि अरे वृक्ष तो अपने आप में एक बात बताते हैं, एक कथा कहते हैं। तो फिर मैंने अपनी 3 दंत कथाएं नाम की एक श्रेणी शुरू की, जिसका प्रदर्शन 97 में हुआ, जिसको उद्घाटित करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग, मोती सागर और आनंद सागर, ये सारे लोग आए थे अहमदाबाद से। अहमदाबाद में ये 1 मैन शो मेरा हुआ। तो उसमें 3 दंत कथाएं, मेरी स्त्रियां, मेरे रंग और मेरे वृक्ष, इस नाम से वो बहुत ही पॉपुलर रही वो श्रेणी। तो वो करते करते 97 में ये किया। फिर अब व्यवसाय, क्योंकि मैंने ये जब झाबुआ का प्रोजेक्ट मिला तब वो कॉलेज छोड़ दिया। तो वो तो एक ट्राइबल बेल्ट है। हाँ, ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट में काफ़ी काम किया। किस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट दोनों को मैनेज करते हुए क्या क्या वहाँ से इनपुट्स ले रहे थे आप? दरअसल क्या कि वहाँ का सोशल कंसेप्ट क्या है, आदिवासियों की समस्याएं क्या है, उन पर तो हम थिएटर करते थे या एपिसोड करते थे। हमारा एक पूरी 100 एपिसोड की 2 श्रेणियाँ बनी थी उस पर, जिसका नाम था, एक पहली श्रेणी जो थी उसका नाम था, धारावाहिक जो थी, जरा सोचो थोड़ू वचारो। थोड़ू वचारो वहाँ का लोकल शब्द है। थोड़ा वचारो, जरा सोचो। हाँ। तो मैं जो थोड़ा ऐसा हैंडसम सा लगता था, शहरी लगता था, तो मेरा गेटअप था जरा सोचो, मैं कैरेक्टर ही जरा सोचो, और एक देहाती था वो थोड़ू सोचो। तो हम 2 चीज़ों को लेके जो वहाँ की समस्याएं हैं कि इन आदिवासियों, लेकिन एक बात मुझे वहाँ पे भी तब भी खली थी, और जो मैं आज आपके साथ बात करना चाहूँगा उसके बारे में, कि मुझे एक प्रश्न बार बार ये कौंध रहा था मन में कि क्या हम इनके विकास करके इनके कल्चर को नष्ट नहीं कर रहे हैं? ये तो आज भी है। हाँ, हम थोप रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल है हम शहरी उसे बना रहे हैं। और उस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ 96-97 की, तब झाबुआ एकदम पिछड़ा हुआ जिला था। लेकिन अगर ये सुसंस्कार उनमें नहीं जाएं, सुविधाएं नहीं जाएं, तो क्या भी वो पिछड़े रहेंगे, तो भी पिछड़े रह जाएंगे। तो ये प्रश्न भी तो है। इसीलिए ये जो डायलॉग है ना, जरा सोचो थोड़ू वचारो, यही कि थोड़ू वचारो का कंसेप्ट ये था कि तब उनका कल्चर बनाए रखें। बस करना ये है कि उनका कल्चर भी बना रहे। हाँ, और थोड़ा सोचे, और वो मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास भी करें। थोड़ा सोचे कि वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर है वो इन कैसे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और चीज़ें जो है वो उन सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ कैसे लिया जाता है।
कैसे जो चिकित्सा विज्ञान था, या आप देखें जैसे ढोकरा की मूर्तियाँ कैसे वो लोग बनाते थे, कैसे कास्ट करते थे, आज तमाम टेक्निक्स आ गई, लेकिन वो कब से करते चले आ रहे हैं। कितनी तरह की कलाएं हैं, कितने उनके ट्राइबल के अपने पारंपरिक नाच गान और वहाँ की जो उनकी मान्यताएं हैं और उसके ही लगा हुआ छोटा उदयपुर हमारे गुजरात का जिला है जहाँ का पिठोरा बहुत ही मशहूर है। तो ये सारी चीजें उस पे हाकू शाह जी ने काफी काम किया है काम। और अभी तो वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी खुला है जहाँ पे बहुत काम हो रहा है। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट को लेके वहाँ जाते भी रहे हैं। फिर मैं इन धारावाहिकों से जुड़ता हुआ, इन सारी चीज़ों को करता हुआ फिर आगे बढ़ा। और 2001 में मैंने एक बड़ी श्रेणी का निर्माण किया जो अतीत राग से जानी गई। तो वो मुझे उस वक्त याद आया बचपन मेरा, जो बैलगाड़ियाँ थी, जो गायें थी और भैंसे थी, और वो लोग ग्राम्य जीवन जो था। मतलब बैलगाड़ियों का भी गजब सिस्टम था कि बैलों को आप गन्ना रख के और हाँक दीजिए तो सीधे मिल पर उठते थे, और वहाँ हाँक दीजिए तो कुछ करना नहीं है, चुपचाप घर चले आते थे। उनका वो एक बार रूट बता दो एक बार रूट बता दो। और हमारे यहाँ विसनगर के पास में ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ नवरात्रि के टाइम में हाथियों करके, यानी साथियों करके एक बैलगाड़ी का कंपटीशन होता है। तो बैलगाड़ी की रेस ज़्यादातर उन मेरे श्रेणी में अलग अलग एस्पेक्ट्स की रखाई गई है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व ये करती हैं कि किस तरीके से गांव ने रेस लगाकर शहर की ओर जाना शुरू किया। क्या बात है। तो वो गति उसमें थी, वो जो अतीत निकल रहा है, कितनी गति से निकल रहा है हमारे साथ हाथ से, वो दौर, बड़ी गांव टूटना और शहर के बसने का। बड़ी संवेदनशील बात आप कर रहे हैं कि हम गांव तो नहीं बचा पाए, गांव में शहर धंसता चला गया और उसको समाता चला गया, गांव को खाता चला गया। हम गांव को सुविधाएं मुहैया करा देते, लेकिन जो उनका संस्कार था, जो उनकी सुगंध थी, जो उनकी आंचलिकता थी, वो बनाए रखना चाहिए था। वो नहीं हुई ना, क्योंकि वहां का व्यक्ति शहर से आकर्षित होकर अपने रोजगार के लिए बढ़ता गया और शहर वो सारी सुविधाएं उनको देता गया, क्योंकि शहर को मजदूर चाहिए था। आज आप जो घास या कुश या कास की डलिया होती है और छोटे छोटे आइटम होते हैं, हम उनको तो नहीं डेवलप किए कि वो वहीं बनाएं और वहीं स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो जाए। कंसेप्ट तो सारे थे। वो पंखा जो गर्मी में हम लोग चलाते रहते थे, चलाया है, वो आज मिले तो शहरी लोग लेके यूज भी करेंगे और अपने दीवारों में भी रखेंगे। वो सारी योजनाएं थी ना, थी, लेकिन उसको साकार नहीं कर पाए। स्वदेशी जागरण में उन सारी चीजों को हम वहां तक नहीं पहुंचा पाए, व्यवसाय को गांव तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन व्यवसाय करने वाले को हम गांव से खींचकर शहर में ले आए। अभी चिकित्सा विज्ञान में ऐसी औषधियां गांव में हैं जो क्योर कर देती हैं रोग को, और शहरी जो दवाइयां हैं वो केवल मेंटेन करती हैं। अरे भाई, मैं बताता हूँ कि जब हमें बुखार आ जाता था तो हमारी माँ जो है वो खेत में ले जाती थी। बिल्कुल। और अरडूसी का एक पेड़ होता था, उसके कुछ पत्ते वो लेके मटके में पानी डाल के उसको उबाल के वो पानी पिला देती थी, बुखार ठीक। एंटीबायोटिक। तो ये सारी परंपराएं थी हमारे पास। तो किन चित्रकारों ने आपके काम को ज्यादा प्रभावित किया? वे जो अतीत राग की श्रेणी जो शुरू हुई, वो इम्प्रेशनिज्म की झलकियां उसमें काफी आई, क्योंकि वो मैंने स्पैचुला नाइफ से शुरू किया काम, और बड़े बोल्ड स्ट्रोक में उसमें गति लाने के लिए बड़े स्ट्रोक लगाई। इसकी प्रदर्शनी 2003 में दिल्ली में हुई। अच्छा। ललित कला अकादमी में, और वो शो भी मेरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और ये श्रेणी फिर बहुत लंबी चली, इसमें मतलब अतीत राग की श्रेणी में मैंने 250 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई होगी। और उसके तुरंत बाद 2005 में ये मतलब 1 से लेकर 4 तक ये श्रेणी चली, और फिर उसी श्रेणी के अंत तक आते आते उसमें बारिश आ गई।
बारिश के तत्व 2-4 पेंटिंग में मैंने उस गति को लाने के लिए, स्पैचुला को लाने के लिए पकड़े। तो ये गति फिर पूरी की पूरी 2005 में हमारे गुजरात में आनंद में बहुत बारिश हुई, तो उसको लेकर एक बड़ी श्रेणी मैंने रेनस्केप नाम की थी। वो भी इम्प्रेशनिस्ट और स्पैचुला नाइफ में थी। ये किताब में है सारे फोटोग्राफ, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये तो बहुत अच्छी किताब है जो ज्योतिष जोशी जी ने लिखी है। ये बहुव्रीहि नाम से हिंदी में लिखी, हिंदी में बहुव्रीहि है। बहुत सुंदर किताब। ये अतीत रात के हैं हमारे। ये रेस वाले, ये बैलगाड़ी बहुत सुंदर काम है और बड़ी सुंदर किताब बनी है। ये अभिनय के हैं और बड़ी मीनिंगफुल सारे चित्र हैं। ये रेंजस्केप हैं। तो इम्प्रेशनिस्ट को लेते हुए ये रेंजस्केप की एक पूरी सीरीज मैंने इसमें की। उसमें भी 250 से ज़्यादा पेंटिंग्स मेरी बनी जी। फिर एक श्रेणी मैंने की जिंग एंड ज़ैपोफिन। ये भी दिल्ली में, बम्बई में इसके जगह जगह वन मैन शो हुए, और ये लंदन में भी एक रेंजस्केप की सीरीज का शो मैंने किया था, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से स्पैचुला में अंतिम मेरी जो श्रेणी थी वो थी जिंग एंड ज़ैपोफिन। तो अब देखो ये कंसेप्ट कैसे आते हैं कि ये चाइनीज़ एक मान्यता है। जैसे हम पुरुष और प्रकृति कहते हैं, तो वहाँ का यीन एंड यांग का एक कंसेप्ट है पुरुष और प्रकृति का। तो यीन को यानी कि स्त्री को दर्शाते हुए मैंने भारतीय पंच तत्वों को लेकर इसकी बात उस जिंग एंड ज़ैपोफिन नाम की श्रेणी में की है। इसका भी बम्बई में वन मैन शो था, वहाँ म्यूजियम गैलरी हुआ करती थी। हाँ, अभी तो नहीं है तब। हाँ, वो तो उसी वक्त उसके ही एक जहांगीर गैलरी के बगल में वो वहाँ मेरे 3 लगातार वन मैन शो हुए। तो ये करते करते 2007 में मैं यूरोप के प्रवास में गया और लंदन, वहाँ के म्यूजियम्स और सारी गैलरी देखी। टेट वगैरह विजिट किए होंगे, देखे होंगे। टेट देखा, खासकर प्रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या है उनका, बहुत किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो लोग। वहाँ टेट मॉडर्न देखा, टेट ब्रिटेन देखा, और उनका विक्टोरिया अल्बर्ट है नेशनल, विक्टोरिया सारे, मतलब 1 महीना में वहाँ लंदन में था। और फिर 1 हफ्ता पेरिस भी गया और लूव्र भी देख के आया, और वहाँ कार्निवल भी मैंने देखा। कुछ समय मुझे भी लंदन और बर्मिंघम रहने का मौका मिला। अरे वाह। तो वो दोनों शहरों के काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो वहाँ मैंने देखे इतने म्यूजियम, लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ ये खलती थी कि वैचारिकी में भारतीय कला बहुत आगे है, और ये लोग ज़्यादातर अपने प्रसंगों और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से आगे ही नहीं गए उस दौर में। बाद में जब अमेरिका में क्रांति हुई वो अलग बात है, लेकिन ब्रिटेन और यूरोप जो है वो अपने आप को संकीर्ण करते हुए वहां से जल्दी उबर नहीं उभरे। इसके बावजूद वो प्रोजेक्ट अपने को अच्छा ढंग से किए, डॉक्यूमेंटेशन किए। हाँ, हम क्यों पीछे हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन से अवधेश जी एक बात याद आती है कि कई बार, ये बहुत बार मैंने सोचा कि यार हम जिन लोगों ने ये वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हो गए, वात्सायन ने कामसूत्र लिखा है, ऐसे लोग क्यों डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए? आप देखिए ना, और वो कंसेप्ट क्यों नहीं आया? तो फिर मैंने सोचा कि ये लोग उस जगह पहुंच गए थे अपनी वैचारिकी में कि ये जगत मिथ्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन व्यावहारिक दुनिया में और आने वाली पीढ़ी को देने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम कैसे बताएंगे कि पीछे क्या था? अभी आनंद कुमार स्वामी हो या फिर मोती चंद हो, राकेश दास हो या अन्य जितने हमारे समकालीन लेखक थे, ये सारे एक जगह आकर गुफा कला, मंदिर कला पर रुक गए। तो हम इसके बीच का जो वैक्यूम है हम देखें कैसे इसको? हम वहीं फिर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने छोड़ दिया। तो ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है कि वो हम जाने। वो तो यहाँ वहाँ मैंने जब कार्निवल देखा तो इतना प्रभावित हुआ उससे, यार क्या गजब की कंसेप्ट, गजब का जीवन का एलोब्रेशन। ये सेलिब्रेशन की जो बात करते हैं ना, वहीं से आया है। कौंधी है। लेकिन वहाँ जो मेरी सीरीज हुई वहाँ आने के बाद, जो कार्निवल के फोटोग्राफ्स मुझे मित्र ने मेरे मेल पे भेजे, तब मुझे आया कि यार इस पे एक मुझे सीरीज करनी चाहिए। और उस श्रेणी का नाम हुआ मास्क। कि वहाँ कार्निवल के मास्क इतने गॉर्जियस और हमारे मास्क इतने सादा सरल। तो हमारा जीवन और हर एरियाज में इंडिया के हर कोने में, तो वो सारा मैंने रिसर्च कल्चर किया। वो मास्क की अगर मैं आपको कैटलॉग भेजूंगा अलग से, इसमें तो है ही उल्लेख, लेकिन वो कैटलॉग भी हमने बहुत ही संशोधन करके बनाई कि उसमें हमारे आदिवासी के मास्क, अलग अलग दुनिया भर के मास्क के सिंबल नीचे पेज नंबरों पे डाले गए। जो हमारा रीजनल फ्रेग्रेंस है पूरी तरह से दिखता है हमारे तमाम मास्क में, लोकलाओं में। वो श्रेणी का नाम मास्क रखते हुए उसमें जो कहानी मैंने डेवलप की या जो नरेशन उसका डेवलप किया, वो था मास्क टू अनमास्क। और हम जैसे ये जिन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया है पीयूष जोशी जी, और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र कवि है हरीश मीनाश्रू, बहुत बड़े कवि है गुजरात के। तो हम तीनों ने बैठकर, उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है जी। और पहला ही टाइटल ये है कि 3 फेसेस डिकोड मास्क। 3 चेहरे मास्क को डिकोड कर रहे हैं। तो और फिर उसमें बहुत सारे मास्क के सिंबल लेते हुए मैंने उसमें एक और एडिशन मुझे डालने का मौका मिला, जो अनदर मास्क ऑफ माय लाइफ था। मैंने जिन धारावाहिक और नाटकों में जो भूमिकाएं की थी उसका भी मैंने प्रत्यारोपण वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस मेटाफर के रूप में उसका प्रयोग किया, जिसमें ये जैसे देख रहे हैं ये जोकर की भूमिका मैंने की थी। तो ये उसी मास्क श्रेणी का ये चित्र है। तो मास्क टू अनमास्क प्रोसेस में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हुई। इसमें एक बहुत ही टाइम लैप्स डिस्कोर्स नाम की एक पेंटिंग है जी, जो बहुत ही आपको भी ये मोनालिसा है, लियोनार्डो विंची है, मैं खड़ा हूँ और अजंता की गुफाओं का परिवेश है। मोनालिसा को मैंने यहाँ पे साध्वी के रूप देख में लिया और क्या घूंघट बनाया है इसमें। तो ये सारी ये आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे नरेशंस हैं सारे। ये मास्क 2008 से मतलब 2010 तक चली। टेक्सचर बहुत अच्छे होते हैं आपके पेंटिंग्स में। वो स्पैचुला का वो जो लेके आया इफेक्ट लेके आया। फिर वो जब ये 8-10 के बाद जब कैंप में जाना हुआ, तब ये जो येलो वाला टेक्सचर जो आया, वो मैं बहुत सारे कैंप में मैंने शुरू में मेरी एक श्रेणी आई जो छोटी चली लेकिन गहराई उसमें बहुत थी। वो थी डायलॉग बिटवीन पेपर एंड ट्री, कागज और वृक्ष का संवाद। तो वो सेंसेशन उस टेक्सचर्स में पकड़ने की कोशिश की। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हाँ, तो वो मैंने वो पेपर ऐसे बना कि वो सेंसेशन मैंने उस पर पैदा किए वो उस श्रेणी में। वृक्ष से पेपर की जर्नी और फिर किसी दिन पेपर वो वृक्ष से मिलता है जी, तो उनमें क्या संवाद रहा होगा कि कितनी संवेदनाएं उभरी होगी। जैसे एक बच्चा माँ से बिछड़ने के बाद ये सारा नरेशन का मामला है। हाँ ये नरेशन का मामला है जो थिएटर से मिला। हाँ, थिएटर से मिला। जैसे मैंने केरल के कैंप में जो बनाई थी पेंटिंग, वहाँ के जो ललित कला के वो थे अपने सतपाल जी, उन्हें निमंत्रित किया था। तो वहाँ मैंने सोचा कि केरल में क्या बनाऊं, तो वहाँ मैंने वेट लव लेटर्स नाम का एक पेंटिंग किया था। और उससे पहले शिलोंग के कैंप में जो ललित कला अकादमी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो उसके कार्ड पर भी छपी थी, चटाई और सत पूछा चूहा।
तो ये वहाँ जो सतपुछा चूहा जो है वो अगर इसमें हो तो आप वो उसको तुरंत भांप लेंगे, क्योंकि वहाँ का जो शिलोंग का एरिया जो था। अच्छा, चटाई और सतपुछा। तो सतपुछा चूहा क्या है, यह मैंने बाजारवाद को प्रतीक किया है अमेरिका के, और ये चटाई में सारे आर्ट फॉर्म दुनिया भर के इसमें है। दिख रहे हैं बिल्कुल। तो टेक्सचर भी देखा, फिर इंडियननेस भी देखा आपके फॉर्म में, और टेक्सचर भी है, सेलिब्रेशन भी है। तो ये सब कुछ जो आख्यान है यह आपके नाटक की देन है, रंगकर्म की देन हाँ है। जी बिल्कुल। तो आज के परिवेश में जिस तरह एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं भारतीय कला में भी, और विशेष रूप से पश्चिम को देखते हुए, और बहुत बार हम अपने जो एलिमेंट्स हैं, अपने जो तत्व हैं, अपने जो फ्रेगरेंस हैं, इसको इग्नोर करते हुए हम उस पर आकर्षित हो रहे हैं, बेवजह का प्रयोग भी कर रहे हैं। जी जी। कैसे देखते हैं इन सबको? मैंने शुरू में मेरा आकर्षण रहा, लेकिन वो जल्दी ही मेरा भ्रम उससे टूट गया। मैं उससे रिलेट नहीं कर पाया उन कार्यों से जी। उन वैचारिकी से, क्योंकि प्रयोग करना, क्योंकि मैं जब नाटक करता था तो नाटक में प्रयोग जब हम करते थे तो एक अलग चीज़ मन में निकल कर आती थी, क्योंकि वहाँ साधन व्यक्ति है, तो सब व्यक्ति की संवेदनाएं हैं। यहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई भी प्रयोग लंबे अरसे तक टिकता नहीं। जब मेरा संवेदन ही इतना लंबा नहीं टिकने वाला है तो ये प्रयोग भी इतना नहीं टिकने वाला है। तो वो शुरू में मैंने किए एक्सपेरिमेंट, बहुत किए मैंने, लेकिन मैं उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेरे मन में जो भारतीय विचारधारा की जो आख्यान प्रज्ञता की बात थी, और उल्लास और त्यौहार और उत्सव की जो बात थी, क्योंकि त्यौहार और उत्सव के साथ सारी कलाएं जुड़ी हुई थी, और उसमें सारी चीज़ों में ये कथा रहती है, गाथा रहती है। मुख्य रूप से जो विकास हुआ कलाओं का, वो हमारे रिचुअल से, हमारे अनुष्ठानों से ही हुआ। हाँ, यहाँ यहीं से हुआ, और उन्हीं के एलिमेंट आज भी हम प्रयोग करते हैं। ये मुझे लगता है अवधेश जी कि आपको याद होगा कि जब ललित कला की स्थापना हुई, तब 2 विधाएं अलग अलग सेक्शन में रखी गई थी कि भारतीय लोक कलाओं का भी हमें प्रसरण और प्रचार करना है और समकालीन भी बनना है। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में, मतलब मैंने तो सुना है और पढ़ा भी है कि जिससे अकादमी आ गई तो वो लोक वाला जो कॉन्टेक्ट था वो बिल्कुल लुप्त हो गया, केवल समकालीनता चलती रही, और फिर उसमें आधुनिकता ने जिस तरीके से हमें भ्रमित किया, और जैसे आपने कहा कि पश्चिम का जो अनुकरण करने लगे, तो मैं हमेशा देखता हूं कि जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप के कलाकारों के चित्र आप शुरू के देखें, बाद में तो वो एस्टेब्लिश हुए, लेकिन शुरू के जो 5-10 साल का उनका काम देखें तो वो सारे लोग पिकासो से निकले हैं। पिकासो का प्रभाव इतना है उन, बिल्कुल। तो वो एक मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, कर्माकर जी का ही था। कर्माकर जी उस वक्त बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सचिव थे, और एक डेलीगेशन फ्रांस से आया था। ये उसी दौर की बात है, आज़ादी के आसपास के दौर की ही बात है, जब मॉडर्निज्म चित्रकला में छा गया था जी। तो वो डेलीगेशन फ्रांस का था, तो आके उसने दिखाया, कर्माकर जी ने जहांगीर में प्रदर्शनी लगाई, तो डेलीगेशन को फिर पूछा कि कैसा लगा हमारा भारतीय कला का ये कोश, लेकिन इसमें भारतीयता कहाँ है। ये इंटरव्यू छपा है उनका, बिल्कुल। इसमें भारतीय का, ये तो हम हैं तो हमें इसमें कुछ दिखता नहीं है। ये तो मैं बराबर कहता है कि ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपकी स्थानीयता नहीं है, आंचलिकता नहीं है, तो आप तो कटी पतंग की तरह किसी तार में फंस जाएंगे, जाकर यही मतलब उलझ जाएंगे। ये सारी चीजें, क्योंकि बड़ौदा हमारे नजदीक है और बड़ौदा इसी प्रभाव में विकसित हुआ, तो वो प्रभाव से मैं बहुत परिचित हूँ। तो लेकिन वहाँ
फिर पूरा जो डायरेक्शन चेंज हुआ कला परिदृश्य का पूरे देश में, तो आप देखें कि एक तरफ बड़ौदा को रखा जाए और फिर दूसरी तरफ पूरा देश। कलकत्ता भी अलग हो गया, कलकत्ता भी अलग हो गया, बम्बई मुंबई भी अलग हो गया। हाँ। तो ये परिवेश जो, बल्कि वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज और दिल्ली और जितने चेन्नई जो प्रमुख केंद्र थे वो सब किनारे हो गए। किनारे हो गए, क्योंकि जिस तरीके से आक्रमण किया उस विचारधाराओं का और जिस तरीके के कंसेप्ट वो यहाँ मतलब किसी भारतीयता से जुड़े ही नहीं। बाद में जाकर कुछ चित्रकारों ने, जैसे ज्योति भट्ट है और उन चित्रकारों ने फिर से अपने आप को रिवाइव किया। हाँ, अपने आप रिवाइव किया। केजी ने भी रिवाइव किया। भूपेन खक्खर ने, भूपेन खक्खर जो नरेशन लेके आए, बिल्कुल। गुलाम मोहम्मद शेख साहब जो बेंद्रे साहब जो लेके आए, तो ये सारे लोगों ने फिर अपने आप को नरेटिव्स जो दौर आया उसमें फिर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की और आधुनिकता वहां से फिर से शुरू हुई और उसका भी फिर से प्रभाव रहा, पूरे देश में प्रभाव रहा। हाँ। आज भी लोग अनुकरण करते हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब कंसेप्ट, मतलब मैं बताऊं कि भारतीय कला परिदृश्य में वैचारिकी थी ही शुरू से ही, निश्चित रूप से, दो राय नहीं। लेकिन उसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर पाए रहे या हमारे सामने उसकी व्याख्याएं रखी नहीं गई। इंटरप्रिटेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसका कारण एक ये भी था ना कि जो कुछ कहने वाले थे या हम कहें कि लिखने वाले थे, बताने वाले थे, वे उसी प्रभाव में थे और अधिकतर ऐसे थे कि जो कलाकारों की पृष्ठभूमि से परिचित नहीं थे और उस संवेदनशीलता से परिचित नहीं थे। वो लिटरेचर से परिचित थे। हाँ, लिटरेचर से परिचित थे और जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां हैं उससे परिचित थे और विश्व के अन्य प्रवाहों से परिचित थे, लेकिन यहाँ से परिचित नहीं थे। तो उन्होंने जो लिखा वो सही बात पब्लिक तक गई नहीं। दूसरा, मैं संरक्षण की बात कह ही रहा हूँ कि हमारी कलाओं को संरक्षण नहीं मिला, दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। वही मतलब मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ ये बात बताता हूँ कि एक छोटे से एम्स्टर्डम जैसे गांव का चित्रकार वान गोग हमारी गलियों में गूंज रहा है। इंडिया का कौन बच्चा नहीं जानता, लेकिन यहाँ के किस कलाकार को, मैं यही कहता हूँ कि चलो गुजरात के 5 कलाकारों के नाम दो, नहीं बता पाए। नहीं बता पाते। तो ये दौर रहा नहीं है, प्रभावों का दौर रहा। कितने स्कूल्स, कितने टीचर्स, कितने बच्चे म्यूजियम और गैलरी में जाते हैं आज के समय में। इंडिया में तो नहीं जाते ये लेकिन वहाँ इवन हम लोग जब भी कला की, भाषा की या कला की आलोचना की या कला की समीक्षा की बात करते हैं, तब ऑक्टेवियो पाज हम दृष्टांत करते हैं, हम दृष्टांत करते रील्के, हम करते हैं देरिदा। तो एक वो भी एक विचार मुंद्रा, कुंदेरा। हाँ, तो ये सारे जो अंग्रेजी से प्रभावित होकर जो जिन फिलोसोफरों ने, जिन समीक्षकों ने, ये हमारे कला में भी उसके उदाहरण देने जाने लगे। जो वहाँ के तो राइटर थे। सौंदर्य बोध भी, वो आप लॉक को पढ़ेंगे, कलिंगवुड को पढ़ेंगे,
लेकिन उस तरह के यहाँ के पैरेलल कौन लोग डेवलप हाँ, हुए, तो उसको तो मौका ही नहीं दिया। मौका नहीं दिया। अब देखो कि जैसे हिंदी प्रदेश में मैं हमेशा जितना भी मुझे हिंदी का मिला, मेरे पास है किताबें, तो उसमें कहीं ना कहीं रूट्स मिलते हैं भारतीयता से जोड़ने के। जैसे कि उस वक्त मैं जब अभी स्टूडेंट ही होके निकला ही था, तब राजस्थान में आकृति करके मैगजीन आती थी। बिल्कुल आती थी। तो राजस्थान में उस दौर में समकालीन कला के परिदृश्य में जितना काम हुआ वो कहीं नहीं हुआ था, क्योंकि उनका ट्रूप एक एक्शन मोड पे था उस वक्त, सारे लोग इकट्ठे होके बड़े संगठित होके काम किए हैं। और लंबे समय तक चला, 10-12 साल तक। उतना तो बहुत होता है। हाँ, तो उसमें ये विद्यासागर जी और आर.बी. गौतम जी, शैल चौयल जी, पी.एन. चौयल जी, बिल्कुल, ये सारे लोग लिखते थे। तो ये देखना आपने जो बात कही, जो अभी पीछे फिर लौटते हैं, 2 मिनट पहले की बात करते हैं कि ये लिखने वाले कौन है, इस पर सोचना जरूरी है। यही मैं कहने जा रहा था कि जब कलाकारों ने लिखना शुरू किया तब बात और निकल के आई। बिल्कुल। जब क्रिटिक्स जो पेंटिंग को नहीं जानता है और केवल कलाकार के सत्संग में है और अंग्रेजी लिटरेचर जानता है, यस, जिसने रंग को छुआ नहीं है ये मिट्टी को छुआ नहीं है, वो मूर्ति पर लिख रहा है। हाँ, जो जानता नहीं कि वो मिट्टी यहाँ मूर्ति बनने तक की प्रक्रिया क्या है, वो केवल फॉर्म पे लिख रहा है, प्रक्रिया पे नहीं लिख रहा। और फॉर्म भी वो रिलेट कर रहा है बाहर का, 5000 किलोमीटर दूर, बाहर का, कि उसने ये इसमें जैसे हेनरी मूर के शिल्प है, अभी उसका दृष्टांत देते हुए राम किंकर बेस की बात करता है। अब भी एक चित्र रखेंगे तो वो कंपेयर किया जाएगा अमेरिका से, पोलैंड से, हॉलैंड से और जापान से। वो इंडिया की बात नहीं होगी कि ये किसी गांव से भी, किसी ट्राइबल बेल्ट से भी, किसी किसी अंचल से निकल के कुछ आ रहा है, उसको वहाँ ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान इसलिए नहीं है कि वहाँ तक गए नहीं, वहाँ गए नहीं इसलिए कि वहाँ वो सुविधाएं नहीं दी गई। सुविधा बड़ी ये डिस्कोर्स की। तो ये 2008 में ये मास्क सीरीज ने जी मुझे बहुत ही, और ये जो कैंप की जो सीरीज आई, इसके बाद मैंने ये जो सेलिब्रेशन वाली जो सीरीज हुई और जर्नी ऑफ क्रिएटिविटी अभी 2018 में जो शुरू हुई, तो वो मैंने शिल्प और चित्रकला को लेकर जो अपने टूटे फूटे शिल्प है उस पे, और जो इस डिस्कोर्स ऑन ईस्ट वेस्ट के बारे में बात करनी शुरू की, जिसमें मैंने अमृता शेरगिल को, देखिए ये भी मास्क सीरीज में एक अमृता शेरगिल की बड़ी पेंटिंग मेरी बनी थी। वो उसमें नरेटिव्स ये था कि वो बारिश का दृश्य तो है, लेकिन गुजरात के किसी घर के आगे 3 पुरुष बैठे हैं और इधर एक बेंच पर अमृता शेरगिल बैठी हैं, और वहां पे एक गोख बना हुआ है, उसमें अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, 3 स्त्रियों वाली। तो वो आप देखें तो उसमें जो नरेशन आया, ये फिर ये आगे चलकर मेरे काम में आया। वो रेंजस्केप में वो थी, ये स्पेचुला से ही बनाई गई है। ये अमृता शेरगिल बैठी है, वो उसका जो ख्यात चित्र है 3 स्त्रियों नाम का, वो यहाँ पे त्रिवुमन, और 3 पुरुष। ये सूरत की किसी गली का ये दृश्य है। हमारा गांव भी, मेरा घर भी, और तमाम समकालीन विषयों को भी आपने लिया। देखिए हाँ, वो तो है, बच्चियां साइकिल चलाती हुई जा रही है, ये एक आधुनिकता वो रही ही है हमेशा। तो इसमें ये फिर आगे चल के जो ईस्ट एंड वेस्ट का डिस्कोर्स वाली जो बात हुई शुरू, तो उसमें मैंने भारतीय लोक कलाओं को प्रतीक करके पश्चिम के कुछ चित्रकारों के टेक्स्ट, जब ये पाठ डालने की जो व्यवस्थाएं हुई, जो टेक्स्ट हम दूसरी उसमें एंटर करने लगे, वो विजुअल में भी शुरू हुआ, जो साहित्य में भी शुरू हुआ। ये एक तरह का अनुवाद था ये। हाँ, पाठांतर था। हाँ। तो जैसे कि अमृता को लेके मैं अपनी बात क्या कहना चाहता हूँ, वैसे वो कोटेशंस लेके हमने ये बात
शुरू की। तो ऐसे कोटेशंस लेके मैंने ये जर्नी ऑफ क्रिएटिविटी की जो श्रृंखला है उसमें मैंने ये सिंबल मूर्ति के लिए कि ये मेरी जो है ये सिंबल लेते हुए ये मेरे गांव के जहाँ पे मैं भैंसें चराया करता था वहाँ के हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति है। एग्जैक्ट आप देखेंगे बिजू का रिटर्न्स जो हमने बनाई उसमें भी जो काली माता का चौरा होता था गांव के बाहर, वहाँ ऐसे हाथी घोड़े रखे हैं, ऐसे ब्लैक एक चेहरे पे आंखें चमकती हुई। तो बचपन में तो डर लगता था ना। वो दरअसल जो पूजा के बारे में प्रेरणा मिलती थी वो डर दिखा के मिलती थी कि ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो वो सब दिमाग में जो रह गया था वो कहीं न कहीं से अवचेतन मन में दबी हुई चीजें आज अभिव्यक्त होती हैं। जी हम लोग पेंट करते हैं। बिल्कुल तो सही कहा। आज के किन चित्रकारों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियननेस है, इंडियन आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उनके जैसा करना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने तो आपका देखा बिजू का, तो वो नहीं मतलब मैंने पहली बार देखा आपका काम इस तरीके से, तो मुझे लगा कि ये भी एक कितना जुड़ाव है अपने गांव अंचल से, वहीं से है। तो ये जो शब्द है, ये जो नरेशंस हैं, वो जिस तरीके से जुड़ते हैं और लोग इन कहानियों से जुड़े हुए हैं, सब चीजों का तो जो भारतीय चित्रकार भारत को लेके चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में वृंदावन सोलंकी है, हाँ, वो मेरे अच्छे मित्र भी है और उनके काम से जब मैं स्टूडेंट था तब से प्रभावित उनको भी मैं पब्लिश करता रहा हूँ और संपर्क में रहते हैं। तो ये एक मतलब वो क्या कि वो वहाँ की परंपराओं के साथ सूफी परंपराओं को लेके भी चलते हैं कई बार। जहाँ तक आपने बिजुका की बात की ना, बिजुका को हम पहले तो डर के रूप में देखते थे, लेकिन बाद में उसका जो छलावा है, जो उसका धोखा देना है, जो एक आभास है, वो हमको सिस्टम में दिखने लगा जी। तो पहले तो मैंने सटायर किया, उसके बाद फिर लगा कि वो आपने देखा होगा, मुझे एक फिल्म याद आ रही है, नायक। हाँ। नायक में इस पर एक पूरा गाना फिल्माया बिल्कुल। वो सीएम जब अपनी सिक्योरिटी तोड़कर वहाँ जाता है और उसके बाद तो ये देखो ये बिजू का सिस्टम। तो लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो मेरे जनजीवन से कितना जुड़ा है, मेरे पुरखे पीढ़ियाँ वो बिजू का तब से खड़ा है, अभी सारा विकास क्रम देख रहा है और शादी ब्याह सेलिब्रेशन और उस संस्कृति को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पूरा गांव मेरा मामा होता है। तो फलाने गांव को वो तो मेरा मामा है, फलाना गांव हमारा जीजा है, फलाना गांव हमारा साला है, वहाँ हमारी तो बुआ ब्याही, वो सब फूफा हैं। तो ये रिलेशन था और ये एक दूसरे के प्रति प्रेम था। तो बिजू का तो हमारा वो संस्कृति लेकर चल रहा है, किसके यहाँ शादी हो रही है ये बारातियों को मालूम ही नहीं चलता था, क्योंकि सब उसी भाव से है। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई तन मन से। हमारे यहाँ भी यही रिवाज रहे हैं, तो हम इसको क्यों छोड़ रहे हैं? अब देखो कि हमारे यहाँ तो मतलब बाकायदा हमारे यहाँ तो ये भी कंपल्सन भी डाला गया कि हमारी जो जाति वाले लोग हैं या हमारे कुटुंबीजन जो है, हमारे सगे लोग हैं, खानदानी हैं, जो खानदानी हैं, तो जब हमारे घर में किसी का शादी का है तो उसको रसोई से लेकर जब तक बारात विदा नहीं होती तब तक उसे रहना है। आप जो बात आप कह रहे हैं, मेरी पेंटिंग्स में आप चूल्हे की आकृतियां देखेंगे, छोटे छोटे चूल्हे वही हैं कि एक घर में तो लिमिटेड चूल्हा होगा, लेकिन हमारा खानदान बड़ा है। अब 15 घर के लोग आ गए तो चूल्हे पहले तो लंबे लंबे पट्टियां डाली जाएंगी मिट्टी की, उसके बाद 2 दिन बाद थोड़ा कड़ा होगा तो उसको मोड़ा जाएगा, ढेर सारे चूल्हे बनेंगे। बनाती थी तो वो इमेजेस हैं मन में, वो हमारे विजुअल्स में आते हैं। तो ये जब जितने भी कलाकार जो है वो भारतीयता से मतलब भारतीयता से मेरा ताल्लुक ये है कि जैसे मैं वहाँ लंदन में एक गैलरी में गया था तो वहाँ वियतनाम के किसी चित्रकार की प्रदर्शनी लगी थी, तो उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया क्योंकि उसमें वियतनाम दिखता था, उसका कल्चर दिखता था, उसकी संस्कृति दिखती थी, उसकी फिगरें दिखती थी, उसके हाव भाव दिखते थे, उसके रीति रिवाज दिखते थे। क्यों ना दिखे? हाँ, तो वो वहाँ से मुझे भी लगता है कि जिसमें जिन चित्रों में भारतीयता है और समकालीन भारतीयता है,
वही चित्रकार मुझे। अब वो बच्चों पसंद को है। हम लोगों के बचपन में कोई आयोजन है तो झंडियाँ चिपकाने का काम दे देते बच्चे थे। वही करेंगे हाँ, छोटे छोटे। हाँ, तो जितनी झंडियाँ हम लोग चिपकाते थे, फिर केले का गेट बना के हाँ। उसको लपेट के हाँ। लेके सुंदर सा करते गेट थे, बना, हाँ। तो वो झंडियाँ भी मेरे चित्रों में दिखेंगी। खैर, यह तो हुआ बिजू का। अन्य भारतीय चित्रकार जिनको आप सोचते हैं कि ये संरक्षित कर रहे हैं हमारे संस्कृति को। जी जी जी, वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। और खास करके एक चीज़ पर मैं काफ़ी बात करता हूँ कि पहले स्किल तो होना चाहिए। स्किल तो बिना स्किल के कैसे काम कई कैसे मतलब करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट के दौर में कई बार ये भी हुआ ना, विचार और कौशल को तो जब तक दोनों समानांतर नहीं होंगे नहीं तो होंगे तब तक कलाकृति नहीं। बनेगी मतलब ये कैसे? मैं स्टूडेंट के लिए खास हाँ, कहता हूँ बिल्कुल। कि पहले आप स्किल डेवलप करो और उसके साथ साथ वैचारिकी को डालो, और फिर जो आपकी स्किल जो है वो वैचारिकी को प्रभावित करने के लिए आए, उसको एक्सपोज करने के लिए काम आएगी। बिल्कुल। कई लोग क्या है कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कैनवास पर, स्किल उनका दिखता नहीं है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। नहीं, वो तो करना होगा। और कि आप जैसे आपने बीजुका में जो जिस तरीके से कलर के जो प्रभाव डाले हैं, उसमें जैसे गांव की एक संध्या को सांझ जो डूबता सूरज जो डाल रहा है, तो ये कलर स्कीम की भी एक जो चेतना है वो उसमें से निकल के आती है। तो चेतना तो वहीं से आएगी ना जहाँ जिस परिवेश में पले बड़े हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जो कलाकार अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और अपने काम में वो जड़ें दिखाई देती हैं। कई बार वैचारिकी में होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। नहीं, जीवन व्यवहार अभिव्यक्ति सब में आना चाहिए, सब में आना चाहिए। मतलब वही है, मेरा तो एक ही सूत्र है कि जो मैं जैसा जीता हूँ वैसा पेंट करता हूँ। हाँ, दिखता है। हाँ, अब जिस तरह खुश मिजाज रहते हैं, एक सकारात्मक उत्सव में जीते हैं, तो उत्सव दिखता है आपके अभिव्यक्ति में। कितनी प्रदर्शनियां की होंगी आपने? मैंने 50 से ज़्यादा तो मेरे वन मैन शो यानी सोलो शो हुए हैं, और 75 से ज़्यादा मेरे सामूहिक प्रदर्शनियाँ हुई हैं इत्यादि। और दूसरी बात ये कि एक हमने प्रयोग किया था संचिका नाम से, अच्छा, जिसको मैं लाइव पेंटिंग कॉन्सर्ट कहता हूँ, जिसमें क्या था कि एक तरफ संगीत चल रहा है, तो पहले एक कवि अपनी कविता का पठन करेगा, वो कविता को गाने वाले गाएंगे, और उसी वक्त जब गाना शुरू हो रहा है उसी वक्त हम उसको चित्रित करेंगे। वाह! तो एक सर्जन 3 प्रभावों से खुलता है, 3 कलाओं से खुलता है। कवि शब्द के द्वारा खोलता है, संगीतकार संगीत के द्वारा खोलता है, और चित्रकार रंगों और आकृतियों द्वारा खोलता है उसी भावों को। तो वैसे 35 से ज़्यादा वैसे कार्यक्रम मैंने किए हैं। तो मैं ये चाहता था कि मैं क्यों ना पेंटिंग को एज ए परफॉर्मेंस करूं। तो 2012 में इसके बड़े बड़े प्रयोग पे मैं ले आया उसे। अच्छा। जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका करता था, 2012 में सार्ध शताब्दी के वर्ष था रविंद्रनाथ टैगोर का, तो उसमें एकला चालो रे द पावर ऑफ सेल्फ नाम का एक नाटक हुआ हमारा। तो उसमें मैं रविंद्रनाथ की भूमिका करता था। तो हर शो में एक नया कैनवास उस शो के दरमियान बनता था, और उसके साथ साथ मैं रविंद्रनाथ का अभिनय भी करता था। क्या बात! कितनी ऊर्जा थी आप में, कितनी रचनात्मकता थी। ये 2012 में और कितना एक ही पर्सनालिटी में कितना वैविध्य भी था। तो वो कैनवास ब्लैंक रखा हुआ है। रविंद्रनाथ सूत्रधार जैसे कहता है कि इनकी 13वीं संतान जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर थी। तो मेरी एंट्री होती है और मैं उस पर कलर करना शुरू होता हूँ। फिर वो पूर्व भूमिका बताती कि बचपन में ऐसे थे, फिर मैं वहाँ से निकल के मेरे डायलॉग बोलता था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी एकला चालो रे उस नाटक में ललित हुसैन जी ने ये लिखा था और निर्देशित किया था जी। तो ये उसके शो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में नहीं कर पाए, लेकिन उधर कुरुक्षेत्र और रोहतक, उदयपुर, जयपुर, बहुत सारी जगह 25 से भी ज़्यादा शो हुए। दमन में, वहाँ साउथ में भी 1-2 जगह, हैदराबाद और बेंगलोर में। ऐसे भारत में अभी इस समय कौन से कलाकार होंगे जो अपने लोक को या रीजनल फ्रेगरेंस को लेकर
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समकालीनता में भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। जैसे अभी बुजुर्गों में तो ज्योति भट्ट हाँ हाँ उन चीज़ों को लेके काफ़ी, उस फॉर्म्स को लेके काफ़ी काम किया। हम्म, पुराने ज़माने में हमारे यहाँ खोड़ीदास परमार थे, जो अब तो नहीं रहे। उन्होंने सौराष्ट्र के लोक को लेके काम पूरा किया। अपना काम किया था। तो गुजरात में तो है कुछ लोग, राजस्थान में तो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे अभी शैल चोयल मिनिएचर कर ही कर ही रहे हैं। विद्यासागर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पर चले गए हैं। हाँ। तो ये है बहुत सारे लोग। दिल्ली में भी है कुछ, जैसे मुझे ये अजय समीर का जो है, समीर का जो पेन वर्क है, और उसमें हमारी दोनों की साथ में प्रदर्शनी थी। अच्छा। 2003 में अतीत राग वाली जब मेरी थी, तब वो वाटर कलर करता था। और ये नवल के काम में भी वो दिखता है कुछ गांव सा, कुछ फिगर में। बम्बई में मुझे जो ज़्यादा प्रभावित किया है, खास करके समकालीन में, वो अतुल डोडिया ने किया है। उससे पहले के चित्रकार थे एक दिनेश शाह जो थे, पुराने गुजराती चित्रकार जो थे वो, और महाराष्ट्री चित्रकार में भी 2-3 लोग मुझे पसंद है। लेकिन उनका क्या है कि ज़्यादा रियलिस्टिक और पोर्ट्रेट की तरफ जब झुकाव चला जाता है और कंटेम्पररी से थोड़ा कट सा जाता है, तो कुछ है, कुछ हद तक कुछ लोग कर रहे हैं, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन चेन्नई की और वो एक छोटी छोटी फिगर करते हैं, क्या नाम है उनका, रेड्डी, बस है उनका नाम है, वो बड़ी आंखें, और वो जो गांव किसान के ही पात्र ज्यादातर बनाते हैं। वो ये अब उम्र का तकाजा है, नाम वो मुझे भी नाम भूलने, चित्र याद है, चित्र दिखता है कि वो कई बार तो फेस में हरे रंग भरे जाते हैं। तो ये है कि कुछ चित्रकार बंगाल के चित्रकारों में, बंगाल में मैं शुरू में तो जैसे मैंने कहा ना कि पूरी बंगाल स्कूल वॉश टेक्निक से प्रभावित था। उसमें से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा। वो तो सब जगह फैल गया ना। हाँ, एक समय में तो क्योंकि गुजरात में तो उसका ज्यादा प्रभाव था रविशंकर रावल की पीढ़ी से। बिल्कुल। लेकिन जब ये रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, इधर एमपी में व्यवहार राम मनोहर सिन्हा थे। हाँ, वो थे ये आपके लखनऊ के ही। असित कुमार हल्दर के बाद हरियालाल मेड़, और एक जो काली सी फिगर बनाई NK मिश्रा, बद्रीनाथ आर्य। तो ये तो पूरी सीरीज है नामों की, हाँ, पूरी श्रृंखला है। और उधर भी मैंने शिमला में भी हिम के पिताजी, शिमला में सना चटर्जी जी, वो लखनऊ के ही थे। हाँ, पता है, वो लखनऊ से गए हैं। और इस तरह पूरे देश में वाश से निकलने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो प्रभाव ही इतना बड़ा था, और क्योंकि वो व्याप भी बहुत था। यहाँ पे राजस्थान में भी वो थे अपने राम जायसवाल से पहले भी वो एक थे ना, जिन्होंने काफी वाटर कलर के काम किए। रामगोपाल विजयवर्गीय जी। उन्होंने काफी लंबी परंपरा। शैलेंडे जी काफी थे, काफी दिन उधर। तो ये जो वो दौर था, मतलब 60 से, मतलब ये समझ लो ना कि अवनींद्रनाथ टैगोर से लेके यहाँ तक, बद्रीनाथ आर्य तक, या देखा जाए तो ये बहुत लंबा दौर भी चला। और इसके अगेंस्ट ये जो सारी मूवमेंट्स हुई मॉडर्निज्म की, वो भी बड़ी प्रभाव थी। तो इनका अभी हम लोग कुछ देर पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे। किन राइटर्स या आर्ट क्रिटिक्स को आप मानते हैं क्या ठीक ठाक कर रहे हैं काम? मैंने सबसे पहले तो इनको ही पढ़ा था, जो आनंद कुमार स्वामी को। वो शुरू में हमारे यहाँ कुमार करके जो मैगजीन निकली, उसमें गुजराती अनुवाद आए थे। और हमारे यहाँ गुजराती में मंजूलाल मजूमदार करके
बहुत अच्छे आर्किटेक्ट उस समय में हुए। थे। तो जो ये जैन चित्र शैली और उनके बारे में और भारतीयताओं को लेके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आधुनिक समय में जो हिंदी में जितना भी काम हुआ है उसमें मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन कुछ मुझे अपील नहीं कर पाए हैं। हाँ। लेकिन कुछ बहुत अच्छा अपील कर पाए। कई बार क्या होता है कि भाषा इतनी बड़ी हो जाती है, वो इसीलिए ना कि जो कला क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं, हाँ, उनके पास भाषा है, उनके पास भाषा है, तो इधर तो भाषा से ही उसको मढ़ देते हैं। हाँ, इधर का कंटेंट तो फिर जब मतलब पहली बार तो प्रभावित करती है, एक बार तो भाषा के उसमें थोड़ी आ देर जाते तक, हो, हाँ, थोड़ी देर के लिए उसके भ्रम में आ जाते हो आप, उसकी चालबाजी में। लेकिन फिर उसमें से गहराई ढूंढने बैठेंगे आप, फिर तो कुछ आगे मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं। बहुत बार तो पूरा पढ़ जाने के बाद हाँ, आप फिर सोचते हैं हाँ, कि यार हम इसमें- कहीं पहुंचे नहीं, हाँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं ये हम जान नहीं पाए। तो ये भी एक भ्रम की कला स्थिति है। समीक्षा में एक भी चिंतन का एक विषय है। तो जब तक इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले कला मैंने समीक्षा अभी की- आपका एक वीडियो अच्छा, गूगल पे सुना, हाँ, हाँ, तो मुझे बड़ा प्रभावित किया। आपने जिस सरल शब्दों से विजुअल आर्ट को जैसे समझाया, वही सरलता से क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, तभी वो आर्ट- अंदर तक हाँ, जाएगा। तभी वो अंदर तक जाएगा। हम बिना नाम लिए बताएं कि कुछ लोग इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और इतना अवान्तर हो जाते हैं कि वो पाठक कहीं पहुंच नहीं पाता कहीं है। पहुंच नहीं पाता। लेकिन जब आप चीज़ों को खुद समझ चुके होते हैं तो बड़ी छोटी सी परिभाषा बता देते, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं और छू जाता है मन को। जी, जी, और चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पाठक हो, चाहे श्रोता हो, वो कभी भूलता नहीं है। तो वो मतलब रूप की जो अपने यहाँ व्याख्या की गई है, रूप भेदा प्रमाणानि हाँ। भाव लावण्य योजनम बिल्कुल, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र चित्र षडंग कम। तो वो उसको मैंने एक डिस्कोर्स पढ़ा था, हमारे गुजराती के एक अंबुभाई पुराणी करके थे। तो इस सूत्र को उन्होंने डायलॉग के फॉर्म में दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत से दर्शाया था कि रूप भेद क्या है, प्रमाण क्या है, ऐसे ये दोनों प्रश्न करते जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से मैंने सोची भी थी कि इसका परफॉर्मेंस करवाया जाए। जैसे आप सोच रहे हैं, बिल्कुल व्यावहारिकता में लाके बात करना। एक संगीतकार ने इसी तरह से बच्चों को सिखाना शुरू किया। हॉर्न बजा कार का, ये किस स्वर में था? ये कोई ट्रेन आवाज देती चली गई, ये किस स्वर में था? तो मैंने अपने आसपास को पहचानो, फिर आप स्वर में जीने लगेंगे। इसी तरह आप अपने आसपास के आकारों को, फॉर्म्स को देखिए, ऑब्जर्व करिए, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, सरल बनाइए, कोई बात नहीं। इसीलिए जैसे उस वक्त ये हमारे यहाँ ये भी ऐसी भी बात चली, जब मैंने एक लेख भी लिखा था इस पे कि हमने ही अपने दर्शकों को खो दिया है। यस, संस्कृत भाषा के साथ भी यही हुआ। हमने ही, मतलब आज आप प्रदर्शनी लगाते हैं तो कितने लोग देखने आते हैं? केवल आपके मित्र, और अधिक से अधिक आपके परिवार वाले आते हैं, और उनमें से अधिक आके वो सिर्फ सूक्ष्म जलपान की ओर देख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हम इस आज तानसेन समारोह में आए, यस, यहाँ बहुत लोग जुड़े, देखा। यहाँ तो गांव के एक पूरा परिवार आया, छोटे छोटे बच्चे आए। ये चेतना तो हमको कहीं मिलती नहीं। तो अभी भी माहौल इतना नहीं बिगड़ा जितना हम शहरों में रह के देखते हैं। अभी मैंने ये भी कहा था, अभी नियंत्रण में है। मैंने कल ये भी कहा था, आपने भी देखा होगा कि ग्वालियर के जो फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं, वो जिस भाव से लगे रहे, वो इनोसेंट है, बिल्कुल। उनमें मेहनत करने की ताकत है, वो कुछ पाना चाहते हैं इस कला के माध्यम से, वो भूख उनमें है जो हमारे बड़े शहरों के और मेट्रोपॉलिटन शहरों के बच्चों में, उनमें वो संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं मिलता, जिज्ञासा नहीं है, तो संस्कार वही है कि अब हम इनको वो शहरी संस्कार दे या कला का वो रास्ता दिखाए जिस पर चल के अपने आप को स्थापित कर सके। बिल्कुल। तो ये कई बार
इन स्टूडेंट को भटकाव करने वाली बहुत सी आकर्षण करने वाली ये चीजें बात आ सिर्फ जाती भटकाव की ही नहीं है, हैं। जो सवाल है कि जो उनको दे रहे हैं वे कितना कहाँ पहुँचे हैं, हाँ, वही वही वे कहाँ हैं। वो ही मैं कह रहा था बीच में, मुझे याद आया था कि बीच का मौसम ऐसा हुआ, खास करके हमारे गुजरात के अन्य फाइन आर्ट्स में हिस्ट्री ऑफ आर्ट के टीचर ही नहीं थे। हिस्ट्री तो पहले पढ़ाई नहीं जाती थी। तो वैचारिक और परंपरा से कैसे जुड़े? जो भी कुछ 4-5 नाम ले देके कला इतिहास पढ़ाया जाता था। और हमें तो लगता है कि एक लंबे समय तक वो औपचारिकता भर ही था जो हाँ, पढ़ाया भी जा रहा था। औपचारिक वही उसी कारण पर मैं आता हूँ, वो इसीलिए रहा क्योंकि जो टीचर्स थे उस दौरान जिन जिन कला महाविद्यालयों में, वो ये स्टूडेंट को कहते हुए मैंने सुना है कि इसमें कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप काम करते जाओ, आपके ब्रश में ताकत होगी। कहा सब तो कुछ यह मिलेगा। भी जाता था हमारे गुरुओं द्वारा कि जब दिमाग चलाओगे तो हाथ रुक जाएगा, हाँ यानी कि आप पढ़ाई लिखाई से दूर रहो, हाँ, हाथ पे ध्यान। केवल क्राफ्टमैन बन के रह जाओ। हम्म, तो ये कोई उनकी बुरी नीयत नहीं थी, बुरी उनकी नीयत नहीं थी। समझ ही वही थी, समझ ही वही थी, क्योंकि वो उसी परिवेश से आए थे। उसी परिवेश से आए थे, वो उसका इम्पोर्टेंस जानते नहीं थे। हाँ। और ज्यादातर उस दौरान ज्यादातर लोग बंगाल स्कूल से प्रभावित थे। जी जी, पूरा हिंदुस्तान के जो कला संकाय जो थे वहीं न कहीं उससे जुड़े हुए थे, जड़ें तो वहीं थी, जड़ें सबकी वहीं थी। तो ये बंगाल स्कूल में जब नंदलाल बोस ने आधुनिकता के साथ खुद तो काम किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने और नंदलाल बोस के बीच की एक बात है, और रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पहली प्रदर्शनी भारत में हो, क्योंकि वो इस मानसिकता को जानते थे। उन्होंने लिखा है विक्टोरिया ओकाम्पो को, ये मैंने पढ़ा है सारे संशोधन के दरमियान उनकी भूमिका करने का, कि विजया कहते थे उससे कि विजया तुम मेरी प्रदर्शनी पहले वहां पे करो, यहाँ पे मेरी कला को कोई नहीं समझेगा। जी, तो ये उनके पत्रों में लिखा हुआ नहीं है। तब तो स्वीकार्यता थी ही नहीं ना। तब तक जब तक आप अपने धार्मिक पौराणिक संदर्भों से नहीं जोड़ के कुछ करना चाहेंगे तो कोई स्वीकार्यता नहीं होगी आपकी। तो बहुत अच्छा बड़ा रहा, मजा रहा। आपने तो इतनी सारी बातें की जो सभी के लिए उपयोगी रहेंगी, खासकर विद्यार्थियों के लिए। जी जी। और व्यवहारिक जीवन से जुड़ी जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, ये कोई कर्मयोगी ही बता सकता है। आप लगातार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम करते हैं, उत्सव में जीते हैं। जी जी। और हमारे श्रोता भी इसी उत्सव धर्मी का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।